हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एडुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ बायोलॉजी का पोर्शन है ये। ओके, लाइफ प्रोसेसेस, जो कि चैप्टर 5 है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ये चैप्टर 6 होगा और अगर आपके पास न्यू बुक है तो ये चैप्टर 5 होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कवर अप कर लिए हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये दोनों केमिस्ट्री का पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग लाइफ प्रोसेसेस वर्ड सुनते हैं तो इसमें 2 वर्ड है ना, लाइफ एंड प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब होता है लिविंग, लिविंग बीइंग से रिलेटेड है, एंड प्रोसेसेस इसका हिंदी में अगर मीनिंग की बात करें तो होता है प्रक्रिया, है ना, यानी कि कोई भी एक्टिविटीज लिविंग बीइंग्स के द्वारा जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, अब सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता है कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़, लिविंग एंड नॉन लिविंग में जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं मूवमेंट पे। अगर किसी चीज़ में हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो, ये रोबोट है, तो रोबोट भी बिल्कुल इंसान की तरह ही मूव कर रहा होता है, तो क्या हम इसे भी लिविंग थिंग्स मान लेंगे? तो आंसर होगा नहीं। फिर क्या क्राइटेरिया है कि हम इसे लिविंग थिंग्स नहीं मानते हैं? तो सिर्फ मूवमेंट देख करके हम किसी चीज़ को ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ना। हम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं। अब जैसे कि ये अगर चुपचाप खड़ी हुई है, कोई भी इंसान अगर चुपचाप खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है या सोया हुआ है ना, अगर वो स्लीप कर रहा है तो स्लीपिंग मोड में तो कोई भी मूवमेंट हमें विजिबल नहीं होता है, शो नहीं होता है। तो फिर हम क्या चेक करते हैं? उसकी ब्रीदिंग चेक करते हैं, राइट, कि ये ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ब्रीदिंग से भी पता चलता है कि कोई भी थिंग्स लिविंग है या नॉन लिविंग है। अच्छा, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में ना ही हम इसमें कोई मूवमेंट देखते हैं, ना ही हम इसे ब्रीदिंग करते हुए देखते हैं। तो हम इसमें क्या देखते हैं? ग्रोथ, राइट। और ये ग्रोथ भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ना। बहुत कुछ मंथ के बाद हमें ये शो होता है कि इसने इतना ग्रो करा, है ना। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी थिंग्स लिविंग है या नॉन लिविंग है। व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स? तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मूवमेंट सबसे पहले, है ना। उसके बाद ग्रोथ, अगर उसमें ग्रोथ हो रही है तो दैट मीन्स कि वो लिविंग थिंग्स है। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी में, है ना, किसी भी लिविंग बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी चीज़ या तो बनती है या तो वो ब्रेक डाउन होती है ना। तो इसमें आप एक एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा है रेस्पायरेशन का, राइट। रेस्पायरेशन में क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। तो रेस्पायरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो मेटाबॉलिज्म में भी रेस्पायरेशन के कुछ पार्ट्स इसमें भी आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म वो होता है जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में, हमारी मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो सिंथेसिस होने वाले केमिकल रिएक्शंस हो, चाहे वो ब्रेक डाउन वाले केमिकल रिएक्शंस हो, इन दोनों ही केमिकल रिएक्शंस को मिला करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, इसके 2 टाइप हो जाते हैं। एक को कहा जाता है एनाबॉलिज्म, जहाँ पे कोई चीज़ बन रही होती है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करके एक थर्ड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये प्रोसेस हुआ एनाबॉलिज्म, है ना। जैसे कि प्लांट्स के केस में अगर आप बात करो तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज एनाबॉलिज्म। और अगर अब हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाना से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब उस ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बनाया जाता है, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म, इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है।
तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसमें चीज़ें टूट रही होती हैं और एनाबॉलिज्म जिसमें चीज़ें सिंथेसिस हो रही होती हैं, बन रही होती है। ठीक है, तो ये दोनों मेटाबॉलिज्म के ही पार्ट हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ब्रीदिंग, जो कि हम देखते हैं, जो कि हम सांस लेते हैं, वो हुआ ब्रीदिंग, है ना। और रेस्पायरेशन अलग प्रोसेस है, रेस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्रीदिंग सिर्फ और सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज को ब्रीदिंग कहा जाता है। बाकी की जो प्रोसेस होती है जो कि हमारे लिए इनविजिबल होती है, उसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ये सब हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे कि प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स को हम पानी तो इसके जड़ों में देते हैं। अब इस जड़ से पूरे बॉडी में पानी कहाँ से कैसे पहुंच पाता है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के थ्रू कोई वेस्ट मटेरियल बॉडी में बन रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब इसे बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है ना। हम जो भी खाना खाते हैं अगर उसमें से कोई अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अनदर कैरेक्टरिस्टिक रेस्पॉन्सिविटी। हम अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि ठंड का मौसम है तो हमें कोल्ड ठंड लगती है, गर्मी का मौसम है तो हमें गर्मी लगती है ना। या कुछ भी हो रहा है, अब जैसे कि आपने गर्म चीज़ को टच कर लिया तो आप फौरन से हाथ को अपने पीछे खींच लेते हो। तो ये सब क्या है, रिस्पॉन्स क्रिएट करना। अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के थ्रू के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप लिविंग बींग्स हो। आपका क्या मतलब कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें ये सारे के सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब इन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा ये सारे ऐसे मूवमेंट हैं जिसे हम देख पाते हैं, है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन है, ये अंदर की प्रोसेस है तो ये हमें विजिबल नहीं है ना। एक्सक्रीशन है तो ये भी हमें विजिबल नहीं है ना। रिस्पॉन्स हम क्रिएट करते हैं, ये हम देख पाते हैं। ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, वो हम देख पाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स, अब जैसे कि प्लांट्स की आप बात कर लो या कुछ एनिमल्स की बात कर लो, जैसे कि अमीबा, ये किस तरह से ब्रीथ कर रहे हैं ये हमें विजिबल नहीं होता है। हम तो अपने नोज से ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हमें ये पता चलता है ना, हम देख पाते हैं कि हम किस तरह से ब्रीदिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें ब्रीदिंग प्रोसेस हमें विजिबल नहीं होती है। वैसे ही प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। और फोटोसिंथेसिस के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या ये हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं ना। तो विजिबल मूवमेंट्स के अलावा कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि आप इस वायरस की बात कर लो, ये वायरस जब तक किसी बॉडी में, किसी लिविंग बॉडी में ये जब तक एंटर नहीं करता है, ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता है। जब तक कि हमें ये इन्फेक्ट नहीं करता है, हमें पता नहीं चलता है कि वायरस ने इन्फेक्ट किया है। जब तक ये किसी बॉडी से बाहर रहता है तब तक ये इनएक्टिव मोड में रहता है, यानी कि डेड रहता है। और जैसे ही ये बॉडी में जाता है एक्टिव हो जाता है, यानी अलाइव हो जाता है। तो कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है ये तो हमने क्लियर कर लिया, है ना। लेकिन कोई भी चीज़ जिंदी है या डेड हो चुकी है, अलाइव है या नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो उन सारे विजिबल मूवमेंट के अलावा हमें इनविजिबल मूवमेंट्स को भी देखना होता है जो कि लिविंग बींग्स में हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा रेस्पायरेशन हो रहा है तो वो हमें नहीं दिखाई देता है। प्लांट्स के ग्रोथ की ही बात कर लो तो ग्रोथ एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसे हम देख नहीं पाते हैं कि किस तरह से ग्रोथ हो रहा है ना। तो ये भी इनविजिबल मूवमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन इनविजिबल मूवमेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर के बने हुए, राइट। अब इस सेल में एक छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलिज भी होते हैं, राइट। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज भी होते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं ये किससे मिलकर के बने हुए हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ होता है, एटम से। तो अल्टीमेटली हमारा ये जो बॉडी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स से।
सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इनविजिबल मूवमेंट हो रहे होते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि ये अलाइव है या नहीं है, उन इनविजिबल मूवमेंट को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ओके, वैसे मूवमेंट जिसे हम अपने नेक्ड आईज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वैसे मूवमेंट को मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहा जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो सॉल्यूट्स का मूवमेंट होता है, जैसे कि हम जो फूड खाते हैं, है ना, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और हर सेल्स तक पहुंच जाती है। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ना। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो सब क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। ओके, तो इन्हीं मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से हमारी बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो रेगुलेट होते हैं, चल रहे होते हैं अच्छे से। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो ये पूरा बॉडी है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल से। और सेल्स किससे मिलकर के बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी बॉडी मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं? इसी मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। तो अगर इसका मूवमेंट नहीं होगा तो ना ही फूड का ट्रांसलोकेशन होगा, ना ही एनर्जी हर सेल तक पहुंचेगी, ना ही कोई अदर एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में हो रही है, जो हम अपने हाथ पैर हिला पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, है ना। हर एक सेल्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी को अच्छे से रखने के लिए हमारी बॉडी, अब जैसे कि कहीं पे खरोच लग जाता है तो स्किन वहाँ पर की छिला जाती है ना, तो स्किन डैमेज हो गई। अब वहाँ पर की जो स्किन डैमेज हो गई तो ये स्किन किससे मिलकर के बनी हुई है? छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो वहाँ पर के बहुत सारे सेल डेड हो जाते हैं। अब इन डेड सेल को उस बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है, डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है, फिर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। तो जब तक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा ये सब पॉसिबल नहीं है। ओके, तो रिपेयरिंग के लिए और हमारी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वेरियस सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें रिपेयर करना, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी में, हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए, उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए और उसकी रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होती है। इसी एसेंशियल एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो लाइफ प्रोसेस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द एक्टिविटीज performed by living organism that ensure their survival and maintain the proper functioning of the body। एक ऐसी एक्टिविटीज जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म की जाती है जो कि हमारे सर्वाइवल को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को इंश्योर करती है एंड उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करती है, रिपेयरिंग को मेंटेन करती है, फंक्शनिंग को मेंटेन करती है। उन सारी के सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब ये जो लाइफ प्रोसेस होती है ना, डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेस होती हैं, ये क्यों ज़रूरी है? टू प्रिवेंट डैमेजेस एंड ब्रेक डाउन। ये लाइफ प्रोसेस अगर अच्छे से नहीं चले तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट होने लगेंगे, बहुत सारी डिजीज कॉज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ये जो लाइफ प्रोसेस होती हैं ये एक दूसरे के साथ साथ मिलकर के काम करती हैं। जैसे कि देखिए, आउटसाइड से हमने फूड लिया, ओके, अब इस फूड का हुआ डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या बना? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी क्रिएट करनी है हमारी बॉडी को, है ना, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू। तो इस ग्लूकोज का होता है ब्रेक डाउन। किसके थ्रू होगा? जब तक कि इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आउटसाइड से ऑक्सीजन आता है, फिर ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू बनता है एटीपी, एनर्जी। ओके, अब ये एनर्जी जो बन गई, अब इसे क्या ज़रूरत है? डिफरेंट बॉडी में पहुंचाने की ज़रूरत है ना। हर एक सेल को इस
एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि हर एक सेल काम कर रही है। ओके, तो इसके लिए चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही क्या होता है, ये जो एनर्जी है वो हर एक सेल को मिलती है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। ओके, ब्लड सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बन गया, जैसे कि रेस्पायरेशन हुआ, तो इस रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। जैसे ही ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के जो बनाते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है प्लस एटीपी भी बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसे अब बाहर निकालना है शरीर से, और हमने जो खाना खाया उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं, उसे भी बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो इन सारे वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए एक अलग सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं, एक अलग प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इस तरह से आपने देखा कि हर एक प्रोसेस, डाइजेशन, और ये जो हमने फूड इनटेक किया वो क्या है, न्यूट्रिशन, जो कि डाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी की सारी प्रोसेस एक साथ परफॉर्म कर रही है, एक साथ मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म कर रही हैं। अगर डाइजेशन सही से नहीं हुआ तो रेस्पायरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर रेस्पायरेशन सही से नहीं होता है तो ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं होता है तो फिर एक्सक्रीशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स के ऑल दीज प्रोसेसेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, अब ये रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नोज से इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, है ना, और माउथ, ये दोनों ऑर्गन जो हैं हमारी बॉडी के, वो रेस्पायरेशन नहीं, ब्रीदिंग में ये दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि प्लांट की बात करें, तो प्लांट्स की जो ये लीफ है ना, इसमें, इस लीफ में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ये अपना फूड प्रोड्यूस करता है, तब इसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, तो ये तो हो गया भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, है ना, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर, राइट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चूंकि एक ही सेल है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही ये आराम से इनहेल भी कर लेता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है, और वेस्ट का रिमूवल भी इसी एक सेल से हो जाता है। तो इसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल है जो कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो इन्वायरमेंटल कांटेक्ट में होने की वजह से इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस काम करती है। इसी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू इसमें वेस्ट रिमूवल भी हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज भी इसी के थ्रू हो जाता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज भी इसी के थ्रू हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बिकॉज हर एक सेल डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए इसमें एक पार्टिकुलर ऑर्गन्स होता है जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि गैसियस एक्सचेंज करता है। अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें सिंपल डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो इस चीज़ को, इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस इसमें काम नहीं करती है। इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। और वो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं न्यूट्रिशन, जिससे कि हमें न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। उसके बाद इस न्यूट्रिशन का डाइजेशन होता है। इस डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्लूकोज बाहर से ऑक्सीजन ले करके, है ना, बाहर से ऑक्सीजन आता है, यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, बाहर से फूड प्रोडक्ट आ रहा है, फूड आ रहे हैं, वाटर इनहेल करते हैं हम, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर इनहेल वाटर लेते हैं, फूड और वाटर ये आउटसाइड इन्वायरमेंट से हम लोग लेते हैं। उसके बाद
उसका डाइजेशन होता है, फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फिर बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं इसी रेस्पायरेशन के थ्रू, है ना। तो फिर ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर इस एनर्जी का डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू, है ना। तो ये एक अलग लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद एक अनदर प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन, जो कि किसी में होती है या किसी में नहीं होती है, तो इसलिए इसे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। अगर ये नहीं भी हो रही है तो भी हमारी लाइफ अच्छे से चल सकती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसे हम अनदर चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। ओके, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, तो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये 5 टाइप के जो प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, यही 5 एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अच्छा कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अभी हमने बताया कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए एसेंशियल है। तो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर इसमें से कोई एक भी एब्सेंट हो जाता है तो हमारी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होना इनसफिशिएंट है। क्यों हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन नहीं होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हर एक सेल, हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है और हर एक सेल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। ओके, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन सी आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं? तो अभी हमने बताया ऑक्सीजन भी बाहर से आता है, वाटर भी हम बाहर से लेते हैं, एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट इज फूड मटेरियल्स। तो ये 3 चीजें हैं जो कि हम बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, बाहर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अच्छा प्लांट्स के केस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट से। तो प्लांट्स के केस में ये 3 रॉ मटेरियल हो गए। एनिमल्स के केस में एनिमल में सब आ गए, ह्यूमन बींग्स भी और फॉर फीडेड एनिमल्स भी, है ना। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड मटेरियल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना, ये क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई भी चीज़ अलाइव है या डेड है ये पता करने के लिए हम कौन से क्राइटेरिया यूज करेंगे? तो हम डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया यूज करेंगे। अगर उसमें एबिलिटी है रेस्पायर करने की तो वो अलाइव है। if they have ability to grow, if they have ability to excrete out, if they have ability to reproduce, if they have ability to metabolize, if they have ability to move, and if they are responsive to the environment, then we call them alive. Okay, तब हम उसे क्या समझेंगे कि वो alive है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस की आज डिस्कस करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। जब हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं या घर में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें हमारी जो एनर्जी है हमारी एनर्जी ख़त्म होती है ना। जब एनर्जी ख़त्म होती है तो हमें भूख लगती है। हम अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं, फूड लेते हैं, राइट, फूड इनटेक करते हैं। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप बहुत देर तक सोए भी रहोगे तो भी आपको उठने पे नर्वस फील होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसके लिए हमें बाहर से फूड मटेरियल गेन करना पड़ता है ना। तो ये जो फूड मटेरियल है ये आउटसाइड है। ओके, अब इसे हमें मुंह के अंदर ले जाना है। तो किसी भी फूड मटेरियल को आउटसाइड से इनसाइड इन्वायरमेंट में ले जाने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, आउटसाइड मटेरियल को इनसाइड ले जाने की जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, सो हाउ टू डिफाइन न्यूट्रिशन?
The process by which an organism consumes nutrients in the form of food from outside the body to the inside of body is called nutrition. Outside environment से फूड मटेरियल को ऑब्टेन करना और उसे अपने फंक्शन के लिए यूटिलाइज करने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है. ठीक है. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो जितने भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. फूड, हमने फूड लिया, फूड का डाइजेशन हुआ, इससे मिला हमें न्यूट्रिएंट्स जिसका हम यूज करके हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. एंड फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होती है. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्लांट्स. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि वाटर लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके, सनलाइट एब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद बनाता है, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. इसी ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर. ओके. तो ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स में ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो जिस प्रोसेस के थ्रू होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. ठीक है. प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके. अनदर वन होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है बल्कि ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियां लेकर के, सब्जियां लेकर के खाते हैं, है ना. या एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं. तो हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं. हम सोर्स कहाँ से यूज़ कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर यूज़ कर रहे हैं. ऑर्गेनिक सोर्स लेकर के हम अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. ओके. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट है उसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक, और जो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. एंड फंजाई, ये 3 एग्जांपल्स हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं. ओके. प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है. जिस भी ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है. एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है. ठीक है. हम लोग में एनर्जी, हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ये याद रखेंगे. और प्लांट्स के केस में स्टार्च के फॉर्म में. अब इन दोनों टाइप के न्यूट्रिशन को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. फोटो मतलब होता है लाइट एंड कीमो मतलब केमिकल. तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट को यूज करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उसको कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, और जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूज करके जो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उसे कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. इसी तरह से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. आइए एक एक करके देखते हैं. तो पहले आता है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एक ऐसा न्यूट्रिशन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सनलाइट से लाइट एनर्जी को यूज करके. ठीक है. लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उसे कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक. कीमो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उस केमिकल एनर्जी का यूज करके ये अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे न्यूट्रिशन को कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. ठीक है. फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही नाम है फोटोसिंथेसिस. कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही कहते हैं कीमोसिंथेसिस. ओके.
जिसमें ये न्यूट्रिशन होता है इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और जिसमें कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसे कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कहा जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने की प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूज़ करके ये अपना खाना बनाते हैं, ये अपनी एनर्जी गेन करते हैं। तो इस तरह से कीमो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में हो जाता है ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सभी में फोटोसिंथेसिस होती है ना। ये सनलाइट यूज़ करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। यूकेलिना ये भी एग्जांपल है फोटो ऑटोट्रॉफ्स का। और कुछ बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है साइनोबैक्टीरिया, जिसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, बिकॉज इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यूक्लिना में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इन सब में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसी तरह से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थों पर डिपेंडेंट होते हैं उसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट कहते हैं या सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, तो उससे बना सैप्रोट्रॉफ, और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से बना सैप्रोफाइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ब्रेड्स पे ये कुछ इस तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? फंगस। हम लोग क्या कहते हैं कि फंगस लग गया, खराब हो जाता है ब्रेड। तो इस पे ये जो फंगस लग गए हैं ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन सारे गले पदार्थों से। इस पे जो फंजाई पाया जाता है वो होता है राइजोपस। ठीक है, ये है फंजाई का एक टाइप। इसी तरह से यीस्ट भी फंजाई का ही एक टाइप है। मशरूम आपने देखा होगा, बहुत पुरानी लकड़ियां जब रखी हुई होती हैं बारिश के दिनों में, उसमें से कुछ इस तरह का पौधा निकल आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये पौधा है ना। लेकिन ये क्या होता है? ये फंजाई है। ये क्या है? फंजाई है। फंगस का प्लूरल होता है फंजाई। फंगस का प्लूरल होता है फंजाई। तो मशरूम भी एक टाइप है फंगस का। ये तीनों ही टाइप हैं फंजाई के। ठीक है, और ये है बैक्टीरिया जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ये बैक्टीरिया उसे खा जाता है। इकोलाई बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, या तो उसके अंदर रह करके या उसके बाहर रह करके फीड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में होने वाले न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं हम पैरासाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कभी सुनते हैं ना कि पेट में कीड़ा हो गया, तो वो कीड़ा क्या होता है? टेपवर्म होता है एक टाइप का, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रह करके हम जो भी खाना खाते हैं वहाँ से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उस खाने को ये खाता जाता है और ये हमारे इंटेस्टाइन को हार्म भी नहीं करता है। ठीक है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो फिर ये हमें डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, उसी तरह से आपने देखा होगा लाइस जो कि हमारे सरों में हो जाती है ना, जिसे हम कहते हैं जुएँ। तो जुएँ जो हो जाती हैं वो क्या करती हैं? हमारे सर में रह करके ब्लड सक करती है और अपना न्यूट्रिशन गेन करती है ना। लीचेस आपने देखा होगा बरसात के दिनों में, हम कभी जहाँ पे पानी लगा हुआ होता है अगर हम वहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जोंक है ना, लीच, ये हमारे स्किन पे चिपक जाता है और वहाँ से ये ब्लड सक कर लेता है। ओके, टेपवर्म ये रहा। और टिक्स आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे एनिमल्स के शरीर पे हो जाता है ये कुछ इस तरह का, तो इसे कहते हैं टिक्स। ठीक है, हमारे सर में होता है उसे लाइस कहा जाता है। एनिमल्स जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं अक्सर उन्हें हो जाया करता है तो उसे कहा जाता है टिक्स।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और उसके अलावा प्लांट्स में भी एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जिसे कहा जाता है कस्क्यूटा। आपने देखा होगा, ये जिस भी प्लांट पे फैल जाता है उस प्लांट को सुखा देता है, ये पूरा न्यूट्रिशन गेन कर लेता है और वो प्लांट सूख जाता है। तो ये इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये अपना खाना नहीं बना पाते हैं, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से ये दूसरे प्लांट पे फीड करते हैं, इसलिए इसे पैरासाइटिक प्लांट कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। इस तरह से हमने देखा। अच्छा, थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म पूरा खाना इंजेस्ट करता है और डाइजेशन भी अंदर शरीर के अंदर ही होता है, बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है, होलो। होलो मीन्स होल, जिसमें पूरा खाना अंदर ले जाया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म पूरा खाना अपटेक करते हैं और उसके बाद अंदर ही डाइजेशन होता है, अंदर ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहा जाता है। एंड जो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी, हम लोग क्या है, होलोजोइक हैं। हम लोग खाना इनटेक करते हैं और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, हम अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में भी किस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं हम लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, अब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमने इंजेस्ट किया, यानी कि खाना इंटेक करना, अंदर लिया खाना। अब अंदर जाने के बाद उस खाने का डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन हो जाने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हुआ, इस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के थ्रू। अब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद वहाँ से खाना जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो बॉडी पार्ट उसे ऑब्टेन करते हैं, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। एंड लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं उनका क्या हो जाता है? इजेशन हो जाता है, शरीर के बाहर वो पहुँच जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब ये किस किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? तो इस बेसिस पर इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। जितने भी हर्बीवोर्स हैं उन सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जितने भी कार्निवोर्स हैं उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जितने भी ओमनिवोर्स हैं उन सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हर्बीवोर्स किसे कहा जाता है? जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड ग्रास वगैरह खाते हैं, है ना, जैसे कि गोट हो गया, काऊ, बुफेलो वगैरह, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, जो मीट खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कहा जाता है कार्निवोरस, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया। तो ये सब क्या है? फ्लैश ईटिंग है, कार्निवोरस है। इसी कार्निवोरस में अनदर एग्जांपल भी होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये क्या है? ये एक प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट है। ओके, ये अपने अंदर इंसेक्ट को इसमें बंद कर लेता है और खा लेता है। तो ये कार्निवोरस प्लांट है जिसे कहा जाता है फ्लाई ट्रैप। ठीक है, फ्लाई ट्रैप। ओके, ओमनिवोरस जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ओमनिवोरस कहा जाता है। तो इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ओके, इसके अलावा अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये दोनों एग्जांपल आप याद रखेंगे। बाकी जितने भी हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनिवोरस हैं, उन सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, यानी कि सड़े गले पदार्थों को खाता है, वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म पूरा फूड मटेरियल इंजेस्ट कर लेता है और अंदर ही डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे प्लांट पर या दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट होता है, उसे कहते हैं हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में
न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, वो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, वो हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक पे को डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस एंड अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, एंड ह्यूमन बींग्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। इन तीनों टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।